वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए प्लेटफॉर्म बुक का वॉल्यूम नंबर 2 का सेट नंबर 4 लेके आऊँ। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल में देखेंगे मैं सेट नंबर 3, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 1 को ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ विथ ऑल 100 क्वेश्चन डिस्कशन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज ना, और सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन भी दूंगा और जो भी जीके जीएस का क्वेश्चन होगा मैं सारे का कंसेप्ट दूंगा और करंट अफेयर को भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। क्लियर है? तो आप लोग कर लेते तो काफ़ी आप लोग को फ्रूटफुल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज ना, 3 वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर पर 10,192 रुपये के ऋण को कितने रुपए कि वार्षिक किस्त से चुकाया जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या करना है, जब भी किस्त वाला क्वेश्चन रहता है यानी इंस्टॉलमेंट का जब भी क्वेश्चन आता है आप लोगों को एक प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। चलिए उस प्रोसेस को मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात। देखिए 10% है तो 10% को हम लोग क्या करें, यहाँ पे देखिए 3 ईयर है ना, तो 10% को अगर आप लोग लिखिएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 100% के अनुसार लिखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 100% लिखेंगे। क्लियर हुआ? देखिए सबसे पहले 100% लिखेंगे। अगेन आई रिपीट, 10% आपको इंक्रीज करना है तो 100 में आप लोग 10 बढ़ाए तो 110 हो गया। फिर आप लोग को 10% बढ़ाना है तो 120 हो गया। ये 3 टाइम्स लिखें क्योंकि 3 ईयर्स है। देखो 1 टाइम, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स हो गया। क्लियर है? और तीनों में क्या किए, 10% बढ़ा दिए। अगर आप लोग इसको टोटल ऐड करते हैं तो आई थिंक आप लोग के सामने 330% बचेगा। क्लियर है? अब ये 330% का वैल्यू आप लोग के बीच में लिखा, देखिए 10,192 रुपये। तो हम यहाँ लिख देंगे 10,192 रुपये। आई होप आप लोग क्लियर हुआ हो। क्लियर है? और हमें वैल्यू जो निकालना वो 100% का निकालना। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, आप लोग बताइएगा। देखिए 330% का जो वैल्यू आप लोग के बीच में लिख रहा है 10,192 लिख रहा है यानी कि 10,0192 लिख रहा है। क्लियर है? तो आप लोग को निकालना 100% का वैल्यू। तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा ना। तो आप लोगों को एक प्रोसेस करना पड़े। आई थिंक देखिए 10,192 आया था, इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय डिवाइड क्या करेंगे 330 करेंगे 330। अब इसको सॉल्व करते टोटल जो आंसर आएगा 3088.48 आएगा। क्लियर है? आप लोग का यही आंसर आएगा रुपए में। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मे भी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है। तो राइट आंसर जो होगा 3088.48 होगा। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे तो बी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? चलिए वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो लिख रहा 10, 12 और 15 का चतुर्थ अनुपात निकालना यानी कि फोर्थ, आप लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना। सबसे पहले 10 है 10 कर देंगे, इसके बाद 12 लिख देंगे। अगेन आई रिपीट 15 है, फिर हम लोग फोर्थ के लिए माना तो एक्स मान लेंगे। क्लियर? आप सॉल्व करेंगे। देखिए 5 का टेबल में 10 2 टाइम्स आता है, 5 का टेबल में 15 3 टाइम्स आता है, 2 का टेबल में 16 12 आता है 6 टाइम में। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 क्या होता है 18 आता है। तो राइट आंसर देखेंगे तो 18 आएगा यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे बनाना है। एक परिवार की एक महीने में विभिन्न मदों में की गई बचत और व्यय को दिए गए पाई चार्ट में दर्शाया गया। यदि परिवार प्रति माह 8,000 रुपये को बचत करता है तो परिवार का मासिक आय निकालना। फ्रेंड्स आप लोगों को देखना है क्या लिखा, शिक्षा पर किया गया व्यय को निकालना। सबसे पहले शिक्षा में जाते तो अल्टीमेटली देख सकते 30% दिख रहा है। क्लियर है? अगर हम लोग को यहाँ पे सेफ देखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर टोटल देखिए तो 8 है तो 8 लिख रहा है। क्लियर है? तो प्रति माह महीने बचाता है तो 12 यहाँ पे कितना 48 हो जाएगा ना, बिल्कुल 48 हो जाएगा। तो 48,000 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे 30% यानी 30/360 कर दीजिएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो टोटल आएगा 4,000 यानी राइट आंसर करेंगे तो 4,000 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर जाएंगे तो सी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों को काटकर एक समषष्ठभुज बनाया जाता है। इस समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले हम लोग 1 सेंटीमीटर बनाएंगे यानी एक समबाहु त्रिभुज बना दिए। तो लेट अस कंसीडर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो फ्रेंड इसका वैल्यू लिखा 6 सेंटीमीटर, तो 6 लिख देंगे 6 लिख देंगे 6 लिख देंगे। अब क्या लिखा, इसके कोनों को काटकर एक समषष्ठभुज बनाते हैं। तो देखिए इसके कोनों को यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं, अल्टीमेटली यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ पे काट देंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको अगर आप लोग देखिए टोटल 6 पार्ट था तो 6 को हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 पार्ट्स में तोड़ गए हैं। तो 6 को 3 पार्ट्स में तोड़ेंगे तो सारे इक्वल हो जाएंगे 2 2 का, यानी 2 2 2 आ गए। ये भी आप लोग का 2 होंगे, ये भी 2 होंगे, ये भी 2 होंगे, इसी प्रकार 2 2 2 आ गए। हम लोग इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है यानी कि सारे का भुजा देखिएगा तो 2 आ गया। क्लियर है? और हम लोग क्या करेंगे समषष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अल्टीमेटली जानते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर होता है यानी ए स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पे टोटल 6 था तो 6 से गुना कर देंगे तो 6/4 कर देंगे। यहाँ पे √3 था √3। अब आप बताइए ए का वैल्यू कितना था 2 था तो 2 का स्क्वायर क्या करेंगे 4। ये 4 4 से कैंसिल हुआ, क्या बचेगा 6√3 बच जाएगा। तो अल्टीमेटली राइट आंसर करेंगे तो 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? कुछ नहीं करना, आप लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला ना तो हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 3πr² का फॉर्मूला यूज करें 3πr²। अब देखें 3 है 3
पाई को पाई रहने देंगे, आर का वैल्यू 11 लिखा है तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। 121 को 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, 12 3 36 होता है, यानी कि 163 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 363 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। कोरोना वायरस के कारण एक गांव की 5% जनसंख्या की कमी हो गई है। शेष जनसंख्या में से 20% भय के कारण भाग गई है। यदि वर्तमान जनसंख्या 4655 है तो कोरोना आक्रमण से पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। फ्रेंड्स आप लोगों को पहले की बात कर रहे हैं तो हम लोग मान लेते हैं एक्स था। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले 5% की मृत्यु हो गई तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, 95% बच चुका है। क्लियर। अब देखिए 10% भाग चुके हैं तो यहाँ पे 80 बचेगा ना, तो 80/100 कर देंगे। टोटल वैल्यू देखिएगा तो आप लोग के सामने लिखा 4655 लिखा 4655। क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो आप लोग को बचाएगा 6125 आएगा, 6125, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो 6125 ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग का रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का डाइस लिख रहा है तो देखिए DICE, तो इसका जो आप लोग के सामने लिख रहा ई लिख रहा, फिर के लिख रहा आप लोग के सामने, फिर एफ लिख रहा और आई लिख रहा। हम देखेंगे क्या इंक्रीज कर रहा क्या डिक्रीज कर रहा। तो देखिए डी में 1 जोड़ेंगे तो ई आएगा, आई में 2 जोड़ेंगे तो के आएगा, सी में हम लोग क्या जोड़ेंगे, सी में 3 जोड़ेंगे तो एफ आएगा, ई में हम लोग 4 जोड़ेंगे तो आई आएगा, यानी कि 1 2 3 4 को अरेंज किए। जस्ट लाइक से प्लान में भी अगर 1 2 3 4 यूज किए तो क्यू और डी आर आएगा। तो जस्ट लाइक से हम लूडो को लिखेंगे LUDO। तो देखिए एल में 1 जोड़ेंगे तो एल के बाद क्या आता है, एम आता है, तो एल के बाद हम एम कर देंगे, यू के बाद 2 जोड़ेंगे तो डब्ल्यू आएगा, अगेन यहाँ पे जी आ जाएगा, फिर हम लोग का एस आ जाएगा, तो MWGS आएगा, MWGS, जो कि ऑप्शन नंबर जाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग को बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग को ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है। G + K, तो फ्रेंड्स प्लस का सिंबल का लिखा है A B के भाई की पत्नी है, यानी जी जो है ना K के भाई की पत्नी है, जी जो है ना K के भाई। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मान लेते हैं कि ये K है, ठीक है, तो K के भाई, तो यहाँ पे K के भाई, तो रुकिए 1 मिनट, ध्यान दीजिए, मान लीजिए K है ये, अब के का मान लीजिए कोई भाई है तो के के भाई हो गया, इसकी पत्नी, तो इसकी पत्नी क्या हो गया, जी हो गया, यानी ये पत्नी है तो ये पति हो गया, दोनों को क्या रिलेशन है, पति पत्नी का। क्लियर है। फिर माइनस का अर्थ लिख रहा है ए बी की बहन है, यानी कि देखिए के जो है ना वह एल की बहन है, तो के जो है वह एल की बहन है, तो चलिए मान लेते हैं के जो है एल की वह बहन हो गया, यानी नेगेटिव सिंबल कर दिए। अब लिख रहा है डिवाइड का अर्थ लिखा है ए बी की पुत्री है, यानी एल जो है फ्रेंड्स वो एम की पुत्री है, तो यहाँ पे एम की पुत्री, यानी ये भी नेगेटिव सिंबल कर दिए। क्रॉस कर लिखा ए बी की पत्नी, यानी एम जो है ना वह क्यू की पत्नी हो गया, तो एम जो क्यू की पत्नी है, यानी ये माइनस कर दिए तो ये आप लोग का प्लस होगा, दोनों के बीच क्या रिलेशन है, पॉजिटिव, यानी प्लस माइनस पति पत्नी का। अब आप लोग क्वेश्चन लिखा जी का क्यू से क्या संबंध है, देखिए जी का क्यू से संबंध चलते हैं। देखिए ये देखिए ये यानी कि इसका तो ये क्या हो गया, बेटी हो गया, इसका बेटी हो गया, तो ये भी फ्रेंड्स क्या रहेगा, बहन लगेगा ना, ये बेटी है तो ये भी बेटी ही लगेगा। अब ये क्या दामाद लग गया तो दामाद बेटी ही लग जाएगा, तो ये पुत्र वधू हो जाएगा, यानी इसकी पति हो गया ना ये, तो पुत्र वधू यानी कि बहू हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पुत्र वधू, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए ये सब सारे क्वेश्चंस को आप लोग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं पेपर में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। देखिए जब भी आप लोगों का डाइस का बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को क्या करना, देखना दोनों में मिल क्या रहा, 6 मिल रहा, देखिए दोनों में 6 मिल रहा, तो 6 से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, तो देखिए 6 आप लोग इस टाइप से चलेगा, तो 6 के बाद क्या है 3 है, फिर क्या 2 है, लेकिन आई रिपीट 6 के बाद क्लॉक चला, तो 6 लिखेंगे, फिर क्या लिख रहा 5, फिर क्या लिख रहा 4। हम लोग क्या करेंगे, देखिए 6 आपका मैच कर गया, तो 6 को एक डिलीट कर देंगे। अब देखेंगे हम लोग क्या बच करा, तो 2 का अपोजिट अगर देखिएगा तो 4 आएगा, 2 का अपोजिट क्या आएगा 4 आएगा, और 3 का क्या आएगा 5 आएगा, तो 6 के सामने बच गया, तो 6 के सामने अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 1 बच जाएगा। 1 नहीं है तो देखिए यहाँ पे 1 अगर नहीं बच रहा तो कौन सा ऐसा संख्या जिसका यूज नहीं किया, तो हाँ 1 को दर्शाने हो तो 1 के सामने 6 ही आएगा, तो राइट आंसर करेंगे 6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो काफ़ी अच्छे से आप लोग बना सकते हैं। देखिए CARS में सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे CA है, फिर R है शायद, हाँ R है फिर S है, तो देखिए C का होता है 3 में हम लोग 5 को ऐड करेंगे तो H आएगा। क्लियर है। A में हम लोग 5 ऐड करें तो F आएगा, फिर देखिए यहाँ भी W आएगा, X, यानी सारे में 5 को ऐड कर रहे हैं। जस्ट लाइक से फ्यूज को करेंगे, देखिए FUSE, F का होता है 6, तो 6 5 11, तो 11 में L आता, सॉरी 11 में K आता है, तो K कर देंगे। U का होता है 21, 21 5 26, Z हो गया। फिर देखिए S का होता है 19, 19 से 5 क्या होता है 24 होता है, तो 24X हो गया। E होता है 5 5 10, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग बनाइएगा, इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा। देखिए कुछ स्नैक्स भोजन है, सभी जूस स्नैक्स है, चलिए बनाते हैं। देखिए कुछ
कुछ स्नैक्स, तो मान लीजिए कुछ स्नैक्स है ये, ठीक है, कुछ स्नैक्स क्या भोजन है, तो फूड मान लिए। सभी जूस स्नैक्स है, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे इसी के अंदर देखिए सभी जूस को मान लेंगे ना, सभी जूस को, तो यहाँ पे देखिए सारे जूस को क्या मान लेंगे, स्नैक्स मान लेंगे। अब देखिए सभी जूस कभी भी भोजन नहीं हो सकते हैं, देखिए सभी जूस कभी भी भोजन नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, तो पहला आप लोग का अल्टीमेटली गलत हो गया, नहीं है तो नहीं करेंगे। सभी भोजन स्नैक्स है, नहीं है, तो दोनों गलत हो गया, तो ना तो ऑप्शन 1 होगा ना ही ऑप्शन बी होगा, तो राइट आंसर करेंगे ना तो निष्कर्ष 1 होता ना ही निष्कर्ष 2। चलिए इसको आप लोग खुद से कीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आप लोग का डायरेक्शन का क्वेश्चन है, वैसे बोलिएगा तो मैं बना देता हूँ। देखिए अनिल बिंदु ए से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। चलिए मान लेते हैं कोई अनिल है, तो मान लीजिए बिंदु ए है, तो यहाँ से अनिल जो है 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चल गया। चलिए ठीक है 8 किलोमीटर चल गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर 2 किलोमीटर चलता है, तो चलिए यहाँ से दाईं ओर मिल गया, 2 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 11 किलोमीटर चलता है, तो देखिए ये आप लोगों का तो अल्टीमेटली 8 हो गया, 3 और बढ़ा दिए, 11 चल गया, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 5 मिनट चलता है। देखिए यहाँ पे आप लोग का कितना था, 2 था, तो यहाँ से बढ़ा के 5 करना, ये 2 हो गया, यहाँ पे और बढ़ा दिया 3, 5 हो गया। वह अंतिम बार दाएं ओर मुड़ता 3 किलोमीटर चलता है, तो फ्रेंड्स यहाँ से चलेंगे तो ये 3 किलोमीटर हो गया। अब लिख रहा है वह पी पर रुकता है, तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पी पे रोक देंगे। क्लियर, ये 3 किलोमीटर चल गया, समझ में आ रहा ना। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ आप लोग याद रखें 3 किलोमीटर था। अब बोला वह स्थान ए पर पहुँचने के लिए कितनी न्यूनतम किस दिशा में जाने के प्रयास करेगा। तो देखिए आप लोग को ए पे पहुँचना, तो यहाँ से यहाँ करेंगे, तो अल्टीमेटली देखिए सबसे पहले इस दिशा में हो जाएंगे, तो पी से ये आप लोग का पूर्व दिशा होगा। अब देखेंगे ये आप लोग अल्टीमेटली 2 दिया था, और टोटल जो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी आप लोग खींचे थे 5 था, तो 2 था, तो आप लोग ये क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो अल्टीमेटली 3 किलोमीटर हम लोग जाएंगे पूर्व की ओर। तो राइट आंसर करेंगे तो 3 किलोमीटर पूर्व की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएस के क्वेश्चन को और मैं रफ्तार से बताऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैं बता दिया हूं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, बहुत ही फ्रूटफुल होगा। मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत में करवाया गया था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिए, मुंबई में गेट ऑफ इंडिया का निर्माण जो करवाया गया था किसके स्वागत करने हेतु करवाया था, तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा किंग जॉर्ज पंचम होगा। याद रखिए मुंबई में स्थित गेट ऑफ इंडिया का निर्माण किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत करने हेतु कराया गया था। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और आता कब हुआ था, तो याद रखिए इसका जो हुआ था 1911 में, गेट ऑफ इंडिया के निर्माण का कार्य हुआ था 1911 में प्रारंभ किया था। क्लियर है, और याद रखिए इसी समय यूके के राजा, देखिए यूके के राजा और रानी, यानी यूके के राजा कौन थे, तो राजा जॉर्ज पंचम थे। याद रखिए इस समय राजा कौन थे, तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे जॉर्ज पंचम थे। फ्रेंड्स कौन थे, लिटरली मैं बात कर रहा हूँ, जॉर्ज पंचम थे, और रानी का नाम था मेरी था। कौन थे, मेरी थे। ये दोनों भारत आए थे, कब आए थे, 1911 में आए थे। क्लियर है, कोई बात करना चाहते हैं गेट ऑफ इंडिया कहाँ पे, मुंबई में बात करना चाहते हैं, इसका डिजाइनर कौन है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता भी होगा, आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोगों को पता होगा जॉर्ज विटेट होंगे। देखिए मैं लिख देता हूँ, गेट ऑफ इंडिया का जो डिजाइनर जॉर्ज विटेट हो गए। कौन है, जॉर्ज विटेट हो गया। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखेगा। और इसका निर्माण का स्टार्ट हुआ का 1911 में, लेकिन फाइनली तभी 1924 में बनकर तैयार हो गया था। क्लियर है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। और फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आता है, देखिए एक लुटियंस का आता है, तो फ्रेंड्स आप लोग अल्टीमेटली पढ़े थे इंडिया गेट का जो डिजाइनर था एडवर्ड लुटियंस था। मैं लिख देता हूँ, देखिए क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछता है, दोनों में कंफ्यूजन होता है। देखिए एक होता है इंडिया गेट, देखिए इंडिया गेट की बात करना चाहता है, देखिए इंग्लिश में लिख दिया, तो इंडिया गेट के डिजाइनर का होता है एडविन लुटियन था। ये भी क्वेश्चन पूछा था एनटीपीसी में, ठीक है, एडविन लुटियन थे। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके समय तत्कालिक वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे, जो कि 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में इंडिया गेट का डिजाइन तैयार हुआ था। क्लियर है, और उसमें कौन थे, तो एरविन थे। क्लियर है, अल्टीमेटली आप लोग पढ़ेंगे लॉर्ड इरविन का टेन्यूर क्या था, तो 1926 से आई थिंक 1931 के बीच में था। क्लियर है, चलिए रॉलर एक्ट 1919 में कौन से निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिएगा, भारतीय वस्तुओं पर प्रतिबंध नहीं था, सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस में सेंसर भी। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले याद रखें रॉलर एक्ट, तो रॉलर एक्ट जो आया था 1919 में आया था। क्लियर है, मार्च 1919 में लागू किया गया था। और याद रखिएगा या इस एक्ट का नाम रखा गया था क्योंकि उस जज का नाम क्या था, रॉलर था। ठीक है, इसलिए। और 1919 के रॉलर एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। क्लियर है, इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स बिना ये ना तो अपील ना दलील ना वकील का था, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है, और इसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर 2 साल के लिए कारावास की सजा होता था। आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे, ये क्वेश्चन आता है कितना साल के लिए होता था, 2 साल का होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और रॉलर एक्ट में किसको बंद किया गया था, तो फ्रेंड याद रखिएगा सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका के
शैलाश्रय निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, ये जो आप लोग का भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन का प्राचीनतम चिन्हों की वजह से, तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? बात ही करना चाहते हैं भीमबेटका। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग को पता है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे? तो आई थिंक मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। भीमबेटका की गुफा फेमस है ये। भीमबेटका की गुफा आप लोग कर्नाटक में है क्या? एक समय कंफ्यूज कर रहा हूँ, इससे मैं कंफ्यूज कर गया हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। हाँ, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कालानुक्रम सही क्रम लिखे। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे आप लोगों को लिखा है सैन्य विद्रोह। तो याद रखिए सैन्य विद्रोह जो हुआ था 1857 में हुआ था। बात करते थे बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन का जो कार्यकाल हुआ था 1905 में हुआ था। चंपारण जो हुआ था 1917 में हुआ था। और असहयोग हुआ था 1920 में। और अगर आप लोग इसको सजाते हैं, क्लियर है, तो सबसे पहले अगर टेन्यूर के अकॉर्डिंग देखें तो सैन्य विद्रोह क्या लिख रहा, कालानुक्रम सही है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा ना, तो ये 1857, 1905, 1917, ये भी आप लोग को ऑप्शन नंबर ए तो आप लोग को बिल्कुल सही लगा। क्योंकि देखिए 57 के बाद क्या तो 1905 आता है, फिर 17 आता है, फिर 20 आता है। ये आप लोग को अल्टीमेटली सही लग रहा। लेकिन अगेन आई रिपीट, असहयोग का क्या होता तो 1920 देख लेते हैं। चंपारण होता 1917, देखिए ये आप लोग का पहला 20 से 27 ने डिक्रीज करता था, ये तो सेकंड हो नहीं सकता। नेक्स्ट असहयोग आंदोलन को आप लोग को पता 1920 में हुआ था। असैन्य विद्रोह 1857, ये भी देखिए डिक्रीज कर गया, तो ये भी नहीं होगा। असहयोग हुआ था 1920 में, चंपारण होता 1917 में, ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए तो फ्रेंड्स इस चीज़ को याद रखिए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो याद रखिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक के आधार पर लागू किया गया था। क्लियर है? और बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुआ था वह 19 जुलाई को हुआ था। ये भी आप लोग को पता होगा। 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा शिमला में किया गया था। ये क्वेश्चन आता है कहाँ पे किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए लॉर्ड कर्जन ने तो किया था, लेकिन शिमला में किया था। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं सैन्य विद्रोह का। तो फ्रेंड्स याद रखिए 10 मई 1857 को मेरठ से सैनिक विद्रोह स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? अब बंगाल विभाजन कहाँ से हुआ था? तो अल्टीमेटली अभी मैं जस्ट अभी बोला था, कहाँ से बोला था? केरल से बोला था। क्या बोला था? तो ये जो हुआ था, सॉरी शिमला से हुआ था, मैं फिर से गलत कर दिया, शिमला से हुआ था। क्लियर है? वही बानच का चंपारण कहाँ से था? तो मोतिहारी से, यानी कि बिहार के मोतिहारी से कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन तो अल्टीमेटली आप लोग को पता होगा ये तो दिल्ली से ही शायद, इसमें कन्फ्यूजन है। आप लोग बताइए कहाँ से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग का युग्म बोल रहा है। देखिए सतलज नदी, तो अगर आप लोग कल क्लास किए हो तो आप लोगों को पता होगा सतलज नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि सतलज नदी जो होती है वो आप लोग का ये सिंधु नदी का सहायक है, तो भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में होती है। मैं आप लोग कल बताया था, आप लोग याद कर लीजिए सब्र CJI। देखिए कल मैं पढ़ाया था ना ये सब्र CJI। तो एज फोर देखिए, एज फोर सतलज नदी, बी फोर ब्यास नदी, आर फोर रावी, ये आप लोग का पाकिस्तान वाला हिस्सा में आता है। क्लियर है? बाकी चेनाब, झेलम ये आप लोग भारत में आता है। नील नदी मिस्र और सूडान के बीच में आता है, बिल्कुल ये सही है। एंडीज पर्वत, तो फ्रेंड्स एंडीज पर्वत जो आता है आप लोग का वह अर्जेंटीना ब्राजील में नहीं आता, ये गलत है, ये दक्षिण अफ्रीका में आता है। तो ये अर्जेंटीना और चिली में आता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को सी को क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है? तो याद रखिए अर्जेंटीना और चिली में आता है। क्या आता है? ये अर्जेंटीना और चिली में आता है। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं एंडीज पर्वत है कहाँ पे? तो फ्रेंड ये आप लोगों को पता होगा साउथ अमेरिका में आता है। कहाँ पे आता है? ये साउथ अमेरिका में। इसकी जो लंबाई है 7000 किलोमीटर से अधिक है। और एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। क्लियर है? और इसके सर्वोच्च शिखर का नाम है एकांकागुआ है। क्या ये? एकांकागुआ। ये आप लोग पढ़े होंगे शायद नहीं, कन्फर्म पढ़े होंगे। तो एकांकागुआ है, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड देखिए राज्यसभा का जो प्रथम अध्यक्ष होते वह भारत के उपराष्ट्रपति होते। तो आप लोग बताइए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो चक्रवर्ती एस राधाकृष्णन, क्या नाम था? चक्रवर्ती राधाकृष्णन थे। तो इसलिए था ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि चक्रवर्ती सर्वपल्ली राधाकृष्णन, माइंड में अभी नहीं आया था। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। क्लियर है? बात करना चाहते वर्तमान समय कौन है? तो देखिए वर्तमान को जानना पड़ेगा। तो इसका कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो आप लोग को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ आर्टिकल नंबर 64 के तहत, आर्टिकल नंबर 64 के 4 के तहत उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। क्लियर? राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो अभी कौन है? जगदीप धनखड़। अभी कौन हो गया? जगदीप धनखड़ हो गए। इस चीज़ को आई थिंक आप लोगों को पता होगा, जगदीप धनखड़ हो गए। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। सबसे पहले याद रखिएगा राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष होते हैं आप लोग का
राधा कृष्ण होंगे। क्लियर है। अब देखिए बातें करना चाहते हैं, याद रखिएगा भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 89 में राज्यसभा के सभापति, देखिए मैं लिख देता हूँ, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया। ये भी क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया था, ये मेंस में पूछा था मेरा ही पेपर में। तो याद रखिएगा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति पद का प्रावधान किया गया आर्टिकल नंबर 89 में। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। देखिएगा अभी वर्तमान समय राज्यसभा का सभापति कौन है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पता होगा, तो जगदीप धनखड़ हो गया। और उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण है, हरिवंश नारायण है। क्लियर है। और एक और कोई मंत्री होते हैं तो वो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर। राज्यसभा से ही है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 64, याद रखिए आर्टिकल नंबर 64 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 64 के तहत, मैं थोड़ा आर्टिकल नंबर 64 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। ये आप लोग याद कर लीजिए। आर्टिकल नंबर 64 के तहत वो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। कितना के तहत, 64 के तहत होते हैं। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। बात करना चाहते हैं उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, तो अल्टीमेटली आप लोग को पता होगा, आप लोग भी जानते होंगे यूएसए से लिए गए। कहाँ से लिए गए, अमेरिका के देश से लिए गए। क्लियर है। और चलिए बात करना चाहते हैं ऑप्शन से, तो हिदायतुल्लाह एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने हैं, यानी कि प्रेसिडेंट भी बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी बने कार्यवाहक, इसके साथ साथ सीजेआई भी बने। इस चीज़ को आप लोगों को पता होगा। क्लियर है। बात करना चाहते हैं वीवी गिरी, तो वीवी गिरी को द्वितीय मतगणना चक्र के द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला मुस्लिम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। शायद राष्ट्रपति थे तो जाकिर हुसैन थे। क्लियर है। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। चलिए डी एक्सटेंशन का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिए विलुप्त की गई प्रजातियों का पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। प्रोटीओमिक्स का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स प्रोटीओमिक्स का अध्ययन जो कहलाता है किसी जीव में व्यक्त होने वाले सभी प्रोटीनों के समूह को बोलते हैं प्रोटीओमिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीओमिक्स बोलते हैं। आप लोगों को पता है प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं, तो एमिनो एसिड बोलते हैं। NH2COOH होता है, NH2COOH होता है। क्लियर है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे। क्लियर है। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 7:13 है और इसके आयतन 6006 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए बेलन की त्रिज्या 7x कर देंगे और ऊंचाई 13x कर देंगे। इसका आयतन क्या लिखा, देखिए सबसे पहले आयतन का वैल्यू लिखा 6006 लिख रहा है। इसका वैल्यू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई कर देंगे r, तो r का वैल्यू लिखा 7, तो यहाँ पे 7 गुना 7 कर दीजिए, यहाँ पे अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और h का लिखा 13x कर देंगे। अब सॉल्व कर, ये 7 कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोगों को पूरा डिवाइड कीजिएगा तो देखिएगा टोटल सॉल्व कीजिएगा तो एक्स क्यूब का वैल्यू केवल 3 आएगा। क्लियर है। आई थिंक अगर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 3 लाना पड़ेगा। इस टाइप से आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप लोग देखिए इसका त्रिज्या क्या होगा, तो फ्रेंड इसका त्रिज्या 7x आ गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे 7 तो मान लेंगे, एक्स का वैल्यू हम कितना लाए थे 3 पर पावर 1/3 कर देंगे, तो राइट आंसर करेंगे 7 × 3 × 1/3 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये जो आप लोगों को क्वेश्चन लिख रहा है इसका HCF निकालना। जब भी आप लोग का रेशनल यानी कि फ्रैक्शन में क्वेश्चन आता ना, तो याद कीजिए जो ऊपर वाला था न्यूमरेटर का हम लोग HCF निकालते, तो 4 3 2 1 का HCF निकाले तो 1 आएगा, और डिनोमिनेटर का हम लोग जो क्या करते हैं, तो इसका फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं अल्टीमेटली आप लोग को पता हो इसका LCM निकालते, तो इसका 60 आएगा, तो 1/16 ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में तथा धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है, तो स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए सबसे पहले क्या करें, देखिए सबसे पहले धारा की चाल आप लोग को पता है क्या होता है, x किलोमीटर पर आवर होता है, और नाव की चाल क्या होता है, y किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ पे लिखा है विपरीत में, तो विपरीत के लिए क्या कीजिए, देखिए y-x, तो y-x किया तो 80 क्या कीजिएगा 16 कर दीजिएगा, तो यहाँ का वैल्यू क्या आएगा 5 आएगा। अगेन आई रिपीट, धारा के साथ बोलेंगे तो दोनों को ऐड कर दिए तो y + x, तो यहाँ पे लिख रहा है 72 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। क्लियर है। अब आप लोगों को क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से x का वैल्यू निकालना था, तो यहाँ से 6 5 11 को 2 से भागा देंगे तो 5.5 किलोमीटर पर आवर आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। इस क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ लंबा क्वेश्चन है, मैं भी स्किप कर रहा हूँ इसे। देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोग के लिए इजी है। देखिए क्रमशः 180 रुपये प्रति केजी और 280 रुपये प्रति केजी की दर वाली दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 320 रुपये प्रति केजी पर बेचे जाने पर 20% का लाभ हो। देखिए 320 रुपये प्रति पे बेचना है, तो बेचना है आप लोग को, यानी कि बेचना है आप लोग को, क्या करना है बेचना है। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या लिख रहा
ताकि मिश्रण को 320 रुपये प्रति किलोग्राम बेचे जाने पर 20% का लाभ हो। यानी कि यहाँ पे देखिए एसपी का वैल्यू ये दे रहा है, हम लोग को सीपी निकालना, 20% लाभ निकालना, यानी 120 बाई क्या करेंगे यहाँ पे 100, तो यहाँ पे करेंगे तो 6 आएगा, ये 5 आएगा। अब सॉल्व होगा तो 6 का पहाड़ा में 120 अगर देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग को पूरा गुना करना पड़ेगा। तो सीपी के केवल स्पेशल निकालते हैं ना, 320 को 5 से गुना, 2 गया 5 दूनी 5 या 15, 5 या 15, 15 एक 16 आ गया, यानी 1600/6 आ गया। और भी इसे तोड़िएगा तो 800/3 आएगा। क्या आएगा 800/3। तो फ्रेंड जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता था, पहला देखिए यहाँ पे लिख रहा था 180 लिख रहा था, दूसरा लिख रहा था 280। अब यहाँ कितना आया था 800/3 आया था। तो 800/3 है ना, ये जो 3 है, ये जो 3 आया ना, हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, ये जो 3 है सारी को गुना कर, यहाँ पे भी 3 से गुना करेंगे और ये 3 से यहाँ गुना करेंगे। तो 180 को 3 से गुना करेंगे तो आई थिंक आप लोग के बीच में आएगा 540 आएगा। ठीक है, और वही 280 को भी 3 से गुना का 0 करें, 8 या 24 हो गया, 3 दूनी 6, 6 2 840 आया। अब आप लोग डिफरेंस निकालें, 840 में से 800 गया तो 40 बचा, फिर 800 में से 540 जाएगा तो 0 बचेगा, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा। अब यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा। अब इस स्टेप से आप लोग को सॉल्व करना होगा। तो ये कट गया तो 4:26 आया, तो यानी कि 2:13 आएगा। क्या आएगा 2:13 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 2:13, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा है। तो फ्रेंड इसमें आप लोग काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वाई बी, इसको आप लोगों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए वाई का होता है 25, अब यहाँ पे बी का क्या होता है 20, शायद बी का होता है 28 होता है, तो बी का इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो फ्रेंड देखते हैं क्या लिख रहा है। तो यहाँ पे आप लोग का वाई का कितना था 25, इसका होता है 28, यानी 3 बढ़ा रहे हैं, फिर हम लोग 3 को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 2 में 3 बढ़ाएंगे तो ई आ गया, यानी कि ई आ गया। अगेन एफ होता है 6 में, 6 4 10 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा देंगे तो यहाँ पे तो जे के बाद 4 बढ़ा देंगे तो एन आ जाएगा, तो ई एन हो गया। तो ई एन से ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। देखिए टाइम को सेव करना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ मल्टीप्लाई और डी का अर्थ डिवाइड है, तो इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए सॉल्व करना है, 6 है 6 कर देंगे, सी तो सी का अर्थ लिख रहा है मल्टीप्लाई लिख रहा है 7 कर देंगे। फिर देखिएगा सी है तो सी के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8 दे देंगे। बी का अर्थ क्या लिख रहा है माइनस कर रहे हैं 71 कर रहे हैं। ए का अर्थ अगर देखिए तो प्लस लिख रहा है 11। फिर आप लोग का बी, तो बी का अर्थ माइनस लिख रहा है 32 कर देंगे। सी का अर्थ क्या लिख रहा है इंटू करे 2। अगर आप लोग इसको बोर्डमास के तरीके से सॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली 212 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पे जाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करना पड़ेगा। इसको भी फ्रेंड सॉल्व कर लीजिएगा, जस्ट लाइक सेम है। आप लोगों को केवल इंक्रीज करना, पहला में 3 इसमें देखिएगा ना, तो आप लोग कंसंट्रेट कर बनाइए तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है, ये दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन पूछा था। देखिए इसमें दर्पण प्रतिबिंब की बात करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट को राइट करते हैं, राइट को लेफ्ट कर देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट को राइट करते हैं, राइट को लेफ्ट कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे u का अर्थ डिवाइड, डी का अर्थ मल्टीप्लाई, बी का अर्थ प्लस, टी का अर्थ माइनस है, तो सॉल्व करना। देखिए 13 है, टी का अर्थ क्या लिख रहा था तो टी का अर्थ माइनस लिख रहा था 26 कर देंगे। u का अर्थ डिवाइड है 13, फिर डी का अर्थ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे लिख रहा है आप लोग का 24, फिर बी का अर्थ प्लस लिख रहा है 7। अब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 13 कर देंगे, 13 का पावर 26 2 बार में आता है, गुना क्या करेंगे 24 कर देंगे, यहाँ पे फिर आप लोग का +7 कर देंगे। अगर हम लोग इसको पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं तो -28 आएगा। क्या आएगा -28, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए इसको देखेंगे निरंतर व्यवधान, निरंतर व्यवधान गाय भैंस, इसको बनाइएगा ना तो 32 का राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है ये, भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष में दौरान की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा तो पशुधन गणना बोल रहा, क्लियर है। तो पशुधन गणना की बात करना चाहते थे 1919 और 1920 में हुआ था, 1919 और 1920 में हुआ था, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। याद रखिएगा 1919 और 1920 के बीच में हुआ था। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। तो याद रखिए पशुधन गणना अभी लास्ट जो हुआ था 2019 में हुआ था लास्ट में, ठीक है। और बाघों की गणना पहली बार जो हुआ था, बाघ की गणना आप लोगों का क्वेश्चन ये आएगा, तो बाघ की गणना आप लोग पढ़े भी होंगे। तो बाघ की गणना जो पहली बार हुआ था आई थिंक नहीं कन्फर्म मैं बता रहा हूँ 1972 में हुआ था, 1972 में हुआ था, याद रखिएगा, क्लियर है। और अभी बाघ कितना है तो एक नहीं 3687 हो गया अभी 2024-25 के अकॉर्डिंग डाटा के अनुसार 3687 हो गया, क्लियर है। और भारत में प्रथम जनगणना जो होता है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुआ था। कौन से भारतीय संगीतकार और सितार वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं या थे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा रविशंकर। कौन थे, रविशंकर थे। इस चीज़ को आप लोगों को पता होगा, क्लियर है। चलिए 31 जनवरी 2025 को भारतीय रेलवे के सभी एप्लीकेशन को एक ही मंच प्रदान करने के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा स्वरेल था। क्या था ये, स्वरेल। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे।
कौन सा संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग 36 का करेंगे तो मारुत उद्योग लिमिटेड होगा। क्या होगा? मारुत उद्योग लिमिटेड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा, भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग भाग याद कर लीजिएगा। तो भाग नंबर 11 जो है ना वह अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में तो ये आता है। ये आप लोग का केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध से होता है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध से होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए, मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें इसी के अकॉर्डिंग देखिए केंद्र राज्य विधायी संबंधों में कुल 4 स्थितियां रखा गया। क्लियर है? आप लोगों को पता होगा केंद्र वन जो सूची वन आप लोगों का संघ सूची से होता है, दूसरा जो होता है राज्य सूची से होता है, और तीसरा जो होता है वह संवर्ती सूची से होता है। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छे से जानकारी होगा आप लोगों को। और वही बात करना चाहते हैं, ये 11 का हो गया। वही फ्रेंड्स अगर बात करना चाहते हैं 11 का 2, तो 11 का जो होता है आप लोग को 256 यानी आर्टिकल नंबर 256 से लेकर 263 तक होता है। क्लियर है? अगला होता है आप लोग का 12। तो 12 सबसे इंपॉर्टेंस होता है। तो ये जो आप लोग का तो 264 से लेके यानी 264 से लेकर टोटल 300 तक आता है। आप लोग से क्वेश्चन अगर आता है संपत्ति का अधिकार को किस भाग में जोड़ा गया, तो याद रखिए भाग नंबर 12 में जोड़ा गया। क्लियर है? और वही आर्टिकल की बात करना चाहते हैं 300 के ए में होगा। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखेगा। क्लियर है? चलिए, बात करना चाहते हैं आपातकाल प्रधान। तो आपातकाल का जो प्रधान जो है भाग नंबर 18 में लिया गया, जो कि आर्टिकल नंबर 352 से 360 के बीच में। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही दिन के दौरान होने वाला उच्च वायुताप और निम्न वायुताप के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड इसे दैनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनिक। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। वेंडर वाल्स बल किसके बीच कार्य करता है? तो हमेशा याद रखें वेंडर वाल्स बल जो कार्य करता है वह ऑप्शन नंबर सी सभी परमाणु और अणुओं के बीच में कार्य करता है। सभी परमाणु और अणुओं के बीच में कार्य करता है। हर्किंग विकिरण क्या है? तो फ्रेंड्स हर्किंग विकिरण जो होता है ब्लैक होल से निकलने वाले तापीय विकिरण होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख रहा है, एक वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AE को CD के समांतर खींचा जाता है, BA को F तक बढ़ाया जाता है। यदि कोण ABC बराबर 85 डिग्री है, FAE बराबर 24 डिग्री है, तो कोण BCD का मान ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले हम ABCD को मान लिए। इसमें आप लोगों को क्या बोला? एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ABCD है ना। तो चलिए देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो इस टाइप से आप लोगों को करना पड़ेगा, फिर हम लोग इस टाइप से कर देंगे। ठीक है? AB को क्या लिख रहा है आप लोगों को? सबसे पहले ABCD चक्रीय चतुर्भुज। चलिए हम लोग ABCD बना लें। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए, सबसे पहले मान लें यहाँ पे A है, आपका ये क्या है? B है, फिर आप लोग का ये C है, फिर आप लोग का ये D है। ठीक है? AE को CD के समांतर बढ़ाया था। देखिए AE को, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करें AE को, तो AE को CD के समांतर बढ़ाते हैं। CD है ना, तो CD के समांतर बढ़ाएंगे AE को। तो चलिए देखिए यहाँ तक हम बढ़ा देंगे, AE को बढ़ा देंगे। क्लियर है? और बोला यहाँ पे BA को F तक बढ़ाया था, तो BA को हम लोग F तक बढ़ा देंगे। देखिए इसको हम लोग बढ़ा देंगे यानी F तक बढ़ा दिए। अब देखिए एंगल ABC, तो एंगल ABC का वैल्यू लिख रहा है 85 डिग्री यानी ABC, तो यहाँ का जो वैल्यू लिख रहा है 85 डिग्री। क्लियर है? आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ ये 85 है ना, तो इसका जो बाहरी एंगल भी होता है वो 85 डिग्री होगा, दोनों इक्वल होता है। आई थिंक ठीक है। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग और आप लोग के लिए FAE यानी FAE, तो FAE का वैल्यू लिख रहा है 24 डिग्री। कितना लिख रहा है? 24 डिग्री। क्लियर है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को क्या बताया था, देखिए जस्ट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक सीधी रेखा पर आई थिंक अगर आप लोग को यहाँ तक तो आप लोग को दिया हुआ, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक सीधी रेखा पे जो टोटल एंगल बनता है वो 180 बनता है। ठीक है? अभी मैं आप लोगों को एक 24 डिग्री दिया हुआ, कितना दिया? 24 डिग्री दिया हुआ। तो हम लोग क्या करें ADE, अगर मान लो कि अगर आप लोग का एंगल निकालना ADC, तो ADC एंगल क्या होगा आप लोग को पता है। देखिए ये 85 है डिग्री, तो आप लोग को पता है ये दोनों का सम क्या होता है? 180 होता है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये अल्टीमेटली क्या होगा? 95 डिग्री होगा। आप लोग को पता चल गया होगा ना, यानी ADC का एंगल होगा 95, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है? 180 होता है, यानी कि 95 डिग्री आ गया। और आप लोग बताइएगा एंगल निकालना BAD का, तो फ्रेंड BAD का वैल्यू क्या होता है? देखिए टोटल निकालेगा तो देखिए यहाँ पे 24 डिग्री है। ठीक है? अब ये आप लोग का 95 डिग्री आ गया। देखिए ये 95 है। ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए तीनों का सम होता है 180 डिग्री होता है, तो हम लोग क्या करें 180 डिग्री माइनस ये आप लोग का जो 95 डिग्री है प्लस ये 24 डिग्री है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो टोटल आएगा 61 डिग्री, यानी कि आप लोग निकालते हैं यहाँ पे निकालते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग का जो एंगल आएगा 61 डिग्री आएगा ADC का। तो देखिए A है, D है, C है, तो यहाँ का वैल्यू 61 डिग्री आ गया। क्लियर है? और हमें निकालना एंगल BCD का, तो 61 में से 180 को घटा देंगे तो अल्टीमेटली 119 डिग्री आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर B को क्लिक करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर कंसेप्ट आप लोग क्लियर तो बन जाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा ये।
इस क्वेश्चन को आप लोग बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वह संख्या ज्ञात करें जिसे क्रमिक रूप से 3, 5 और 7 से भाग देने पर क्रमशः 2, 1, 3 शेषफल प्राप्त होता है और अंतिम भागफल 3 प्राप्त होता है। देखिए इसके लिए मैं एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, शायद आप लोग पढ़े भी होंगे। देखिए आप लोग का पहला संख्या 3 लिख रहा, फिर अगेन 5 लिख रहा, फिर 7 लिख रहा। अब इसको भाग देने पर शेषफल लिख रहा 2, फिर आप लोग को 1 लिख रहा, 3 लिख रहा, यहाँ तक लिख दीजिएगा। आप लोग क्लियर है। अब जो भागफल लिख रहा है उसको आप लोग यहाँ पे साइड कर दीजिए। अब देखिए जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सीखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा, जो मैं बताता हूँ उस समझिएगा आप लोग। सबसे पहले क्या कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को देखिएगा। सबसे पहले 7 को 3 से गुना किया, 7 3 कितना हुआ 21, 21 में से आप लोग 3 को ऐड कीजिए, कितना हुआ 24 हो गया। 24 का आप लोग ये 5 से गुना कीजिए, कितना आ गया 120 आ गया। 120 में फिर आप लोग 1 को जोड़ दिए, कितना है 121 आ गया। 121 को 3 से गुना करेंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा 121 गुना 3, तो यहाँ पे 3 आएगा, 12 36, यानी कि कितना 663 आ रहा है। 663 आ रहा है, यहाँ पे देखिए 363 आ गया। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे 2 में, तो टोटल कितना आ गया 365। ये आप लोगों का तरीका होता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये तरीका होता है, यानी 365 इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोगों को बनाना था। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, देखिएगा जो मैं बताता हूँ उसी के अनुसार चलना होगा आप लोगों को। ये आप लोग का 3 है, देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का 3 है, फिर क्या है आप लोग का 5 है, ये 7 है। आप लोग के सामने यहाँ पे शेषफल कितना लिखा 2, फिर 1 लिख रहा, फिर 3 लिख रहा। अब यहाँ पे भागफल में अंतिम क्या लिखा 3 लिख रहा ना। अब देखिए सबसे पहले जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, एकदम सुन लीजिएगा। पहला क्या कीजिए तरीका, देखिए ये जो शेषफल जो बचता है यानी इसको आप लोग इससे गुना कीजिएगा, यानी कि 7 21 हुआ, अगला में जोड़ दिया 21 दिन कितना हो गया, यहाँ तक 24 आ गया। फिर आप लोग इससे गुना कीजिए तो 24 5 120, 120 हुआ, 120 वाले क्या हो गया 121 यहाँ तक हो गया। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो टोटल आएगा 363, और ये 2 को ऐड करते हैं कितना आएगा 365 आएगा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर आएगा 365 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए, रवि अपने माल को क्रय मूल्य पर 25% की बिक्री हानि पर बेचता है, लेकिन 45% कम भार का उपयोग करता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। देखिए सबसे पहले क्रय मूल्य को तो यहाँ पे सीपी ले देंगे, क्लियर है। वो हानि पर बेचता है यानी एसपी पर। सीपी शुरू में 100 था, अब 25% हानि बेचता तो यानी क्या होगा 75 हो जाएगा ना। लेकिन 45% का कम भार का यूज करता है। तो देखिए याद रखिए 45 में कम भार का उपयोग करता ना। तो यहाँ पे देखिए करने का था 1000 का, 1000 का करने का था, लेकिन 45% कम का करना है। तो 1000 में से 45% को घटाएंगे, 450 घटा देंगे तो क्या बचेगा 550 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बचेगा 5 बच गया, यहाँ पे 3 0, क्लियर है। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे 7 5 करेंगे, यहाँ पे 3 0 कर देंगे। अब ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो 2 लिख रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4, क्लियर है। ये कर देंगे, फिर देखिएगा टोटल कितना है 5 5 लिख देंगे, 1 2 3 4 कर देंगे। अब यहाँ पे कितना था 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 400 बाई क्या आएगा 11 आएगा, यानी कि 36 बीस फ्रैक्शन 4/11 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें 36 36, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए काफ़ी अच्छा था और आप लोग पढ़े होंगे तो और भी अच्छा लग रहा होगा। चलिए तो फ्रेंड्स ये हमारा रहा आप लोग का 43 क्वेश्चन। अगला 44 नंबर देखते हैं क्या है। एस अकेला एक कार्य को 8 घंटे में कर सकता है, टी और यू मिलकर उसे 6 घंटे में पूरा कर सकता है। एस और यू मिलकर उसे 4 घंटे में पूरा करता है, तो टी अकेला उसे कार्य को कितना दिन में करेगा। कुछ नहीं करना, देखिए एस का एफिशिएंसी क्या लिखा, अकेले 8 घंटा में कर रहा। टी प्लस यू, तो टी प्लस यू कर रहा कितना दिन में 6 घंटा में, और वही आप लोग का एस प्लस यू, तो एस प्लस यू मिलकर कर रहा 4 घंटा में, ठीक है। तो तीनों का कार्य निकालेंगे तो अल्टीमेटली इसको रेशियो निकाले 6 4 यहाँ पे निकालेगा तो इसका अगर देखिएगा तो 24 आएगा, क्या आएगा 24 आएगा कुल वर्ग, 24 ले देंगे, 8 का पारा में 24 3 बार में आता है। फिर टी प्लस यू यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 6। आई थिंक फ्रेंड्स एस का एफिशिएंसी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखिए एस का एफिशिएंसी स्पेशल 3 है, तो हम लोग यू का निकालेंगे, दोनों का मिलकर कितना था 6 था। तो यहाँ से अगर यू का निकालिए तो यू का भी कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए टी का निकालना है, तो यू का 3 था, हम लोग टी का निकाले, टी प्लस यहाँ पे 4 था, तो टी का भी निकालिए तो 4 में से 3 के 1 आ गया। यानी कि देखिए हम लोग को निकालना किसका है, यहाँ पे किसका बोल रहा था टी अकेला, तो टी का तो 1 आ गया ना। तो 24 को केवल 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 24 घंटा आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 24 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये। देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा रह देंगे। अल्टीमेटली आप लोग नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, देखिए इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा ले देंगे। अब बताइए 1/कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, तो आप लोग को पता होगा इससे लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा, क्या लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं, प्लस 3 है तो 3 लिख देंगे। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आप लोग को पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, 1 लिख देंगे, प्लस क्या आ गया 3, तो 3 या 1 आई थिंक क्या होता है 4। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे।
संख्या 11, 9, 13, 8, 11, x 8 और 14 का एक मात्र बहुलक 11 है, तो x का मान को ज्ञात करना है। फ्रेंड्स आप लोगों को देखना है, एक मात्र बहुलक 11 है, तो देखिए 11 ही इसका आंसर होगा, जो बोलता है वही आंसर होता है। क्लियर है। चलिए इसमें आप लोग देखिएगा पुट करके, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन बोर्ड मास के तरीके से सॉल्व करते हैं, तो 142 इज द राइट आंसर होगा। जस्ट लाइक सेम आप लोग को देखिए यहाँ पे लिख रहा, यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, ये इजी क्वेश्चन होता है। ये देखिए आप लोग को, ये आप लोग इजी है फ्रेंड। देखिए यहाँ पे आप लोग को लिख रहा के है, फिर जी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे आई है, फिर एफ है। क्लियर है। इसको आप लोग को लिख रहा 9 लिख रहा, 5 लिख रहा, फिर 4 लिख रहा, फिर 7 लिख रहा, 4 है। देखते हैं क्या लिख रहा। तो फ्रेंड सबसे पहले क्या करें, अल्टीमेटली आप लोग पढ़ेंगे 11 इसका होता है, इसका 7 होता है, ये 5 6 होता है, सॉरी इसका 6 होता है, ये 9 होता है, ये आप लोग अच्छे होता है। सारे में आप लोग देखिएगा तो 2 2 माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है 2 2 माइनस हो रहा है, 2 2 माइनस हो रहा है, 2 2 माइनस हो रहा है। ठीक है। तो जस्ट लाइक सेम क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, देखिए 8 2 1 4 3 को लिखेंगे, तो 8 में लोग को क्या करें, माइनस में रहेगा तो 2 बढ़ा देंगे, तो 8 2 10, क्या होता है 8 2 10, तो 10 में क्या होता है जे हो गया, फिर 2 2 4, 4 में क्या होता है डी, 1 में 2 जोड़ देंगे 3 यानी सी, फिर डी, 4 2 6, 6 में क्या होता है एफ होता है, फिर 3 2 5 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। इसमें देख लीजिए, इस सारे क्वेश्चन को आप लोग खुद से कीजिए, जो इंपॉर्टेंस है उसी को मैं बता रहा। देखिए यदि उत्तर दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है, तो ये हमेशा देखा उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में। देखिए कबूतर पक्षी कुत्ते के बीच क्या संबंध होगा, देखिए सबसे पहले सभी पक्षी आप लोग कबूतर होंगे, पक्षी आप लोग कबूतर होंगे, या कुत्ते अलग कर देंगे, तो इस टाइप से आप लोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए निम्नलिखित में किस वर्ष बीडी सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल में भेजा गया था। सबसे पहले याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आएगा ना, कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसको अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल में रखा गया था, तो याद रखिए बीडी सावरकर को अंग्रेजों ने अंडमान जेल में भेज दिया था। क्लियर है। अब किस वर्ष रखा था, तो ये आप लोग के लिए याद रखिएगा 1911 में रखा था, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। चलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए बीडी सावरकर को 4 जुलाई 1911 से लेकर 21 मई 1911 तक इसे पोर्ट ब्लेयर जेल में रखा गया था। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोगों को पता भी होगा। क्लियर है। चलिए और फ्रेंड इसके साथ साथ आप लोगों को पता भी होगा, बीडी सावरकर जो थे ना, बीडी सावरकर ही ने 1857 की क्रांति को पहला कुछ संपूर्ण क्रांति कहा था। इस चीज़ को आप पहला कुछ बोला था, संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति दिया था। ठीक है। इस चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भी फ्रेंड्स आप लोग बता सकते हैं, आप लोग बता दीजिए, तो एक ऐसा कौन सा व्यक्ति थे जिसका अंडमान यानी कि जिसको काला पानी का सजा हुआ था, तो लॉर्ड मेयो। देखिए एक आप लोग को पढ़े होंगे लॉर्ड मेयो को भी ना काला पानी का सजा हुआ था, जो कि एक वायसराय थे। ये भी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं डिस्कस कर दिया। सप्तर्षि क्या था, सप्तर्षि एक प्रकार तारामंडल है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की कौन सी धारा कैदियों को उसके मतदान के अधिकार से वंचित करता है, तो इसके लिए अगर बात करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए आप लोगों को देखा तो धारा 62 का 5 होगा, धारा 62 का 5 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया, जिसमें कौन सा शामिल नहीं है। देखिए बजट 2025-26 में 4 मुख्य फोकस डाला गया था, चारों के बारे में डिस्कस कर देता हूँ ताकि आप लोग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए अंजलि, देखिए पहला किया गया था कृषि का, पहला किसका किया था, कृषि का, तो पहला कृषि करेंगे। दूसरा जो किया गया था देखिए MSM, देखिए MSME पे किया था, MSME पे किया था। और थर्ड जो किया गया था आप लोगों का निवेश पे किया गया था, किस पे किया था, निवेश पे किया था। एंड फोर्थ जो किया था निर्यात पे किया गया था। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ये 4 पे किया गया था। अब देखिए यहाँ पे ये 4 पे किया गया था। क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए ना, तो बेरोजगारी पे कोई भी शामिल नहीं था, तो ऑप्शन करेंगे तो ऑप्शन नंबर 56 का सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, देखिए 4 मुख्य जो फोकस बिंदु था, पहला आप लोग ये भी याद होगा आप लोगों को, गरीबी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गरीबी पे फोकस किया गया था। अगेन युवा पे फोकस किया गया था, देखिए अगेन युवा पे फोकस किया गया था। क्लियर है। इसके साथ साथ अन्नदाता पे फोकस किया गया था, अन्नदाता पे फोकस किया गया था। क्लियर है। और लास्टली आप लोगों को जो फोकस किया था नारी पे, ये 4 पे किया था, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। आप लोग देखिए सबसे पहले देखिए गरीब युवा, अन्नदाता और नारी पे किया था, बेरोजगारी पे कोई प्रकाश नहीं डाला गया। क्लियर है। चलिए संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक और अदनार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और अनुचरण के बारे में उल्लेख है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 26 होता है, आर्टिकल नंबर 26 के तहत। तो याद रखिए संविधान के 26 में, अनुच्छेद 26 में धार्मिक और अदनार्थक उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और अनुचरण का उल्लेख करता है। क्लियर है। याद रखिए आर्टिकल नंबर 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके लिए अनुभाग का अधिकार होता है। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए कुछ ऑप्शन दिया है तो मैं उसके बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ।
बताता हूँ जो आप लोग को भी माइंड को फ्रेश कर देगा, क्योंकि मेरा काम ही है आप लोग जितना पढ़े सारे को एग्जाम पे रिकॉल करवाना। आर्टिकल 28, तो फ्रेंड्स याद रखिए आर्टिकल नंबर 28 के अंतर्गत राज्य निधि में पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगा, ये होता है। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से है। वही आर्टिकल नंबर 30 की बात करना चाहते हैं, तो अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रसारण करने का अधिकार से संबंधित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखिए भारत का पहला हॉकी क्लब जो स्थापित किया था कोलकाता में किया गया था, कोलकाता में किया गया था। क्लियर है। चलिए, अब भारतीय हॉकी संघ की स्थापना जो हुआ था 1925 में हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। न्यूट्रॉनिक क्या होता है? तो फ्रेंड न्यूट्रॉनिक क्या होता है, देखिए न्यूट्रॉनिक उप परमाणु कण होता है जिसमें बहुत ही कम द्रव्यमान और कोई विद्युत आवेश नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। जैव आवर्धन क्या होता है? तो फ्रेंड जैव आवर्धन के बारे में बात करना चाहते हैं, तो जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि करता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। और अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे इसी का जो मेन पार्ट्स होता है डीडीटी होता है, यानी डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। क्लियर है। चलिए, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर के बराबर है और एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर के बराबर है। देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़े, एक समचतुर्भुज बनाना पड़े। देखिए इस टाइप से अगर आप लोग बनाते हैं तो देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 4 भुजा है, इसमें लिख रहा है प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर का। मान लो ये 13 है तो ये भी क्या करेंगे 13, ये भी 13 को करेंगे, ये भी 13 को कर देंगे। अब इसका एक विकर्ण 24 लिख रहा था, तो आप लोग बताइए एक विकर्ण जब 24 लिख रहा तो ये क्या होगा 12, तो ये भी क्या होगा 12। आप बताइए 5 12 13 का एलसीएम होगा, थी ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं। ये 5 है तो ये भी क्या होगा 5 हो गया। अब क्या करना इसका क्षेत्रफल निकालना, तो आप लोग जानते हैं हाफ इंटू d1 गुना d2। तो यहाँ पे 10 आ गया था, एक और क्या दिया था 24। तो यहाँ पे 2 का पहाड़ा में 10 आता है, 5 में 5 को 20 से गुना करें तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करें। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल 5 मजदूर कार्य कर रहे हैं तो 24 दिन में कार्य पूरा करने के लिए उन्हें मजदूर कितने घंटे कार्य करना चाहिए? तो फ्रेंड असली मसाले सच MDH इस फार्मूला को यूज करना है। आई थिंक हम लोग को क्या करना है, देखिए M1 D1, देखिए M1 D1 H1 बराबर क्या करना होगा तो M2, देखिए M2 D2 H2 का प्रयोग करना है। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए 8 मजदूर था तो 8 कर देंगे, टोटल 18 दिनों में कितना 10 घंटे कार्य करता है। अगेन आप लोगों को 5 था, यहाँ पे कितना था 5 मजदूर 24 घंटा कार्य करता है, कितना घंटा में करेगा? तो यहाँ पे इस टाइप से करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए कोई कैंसिल हो रहा है, 5 का पारा में 10 2 बार में कटता है, 2 का पारा में 24 कितना बार करता है 12 बार में। अब यहाँ पे देखेंगे 6 का पारा में 12 2 बार में आता है, 6 का पारा में 18 3 बार में आता है। अब 3 का पारा में ये 4 थी कितना के 12। तो फ्रेंड्स राइट आंसर करेंगे तो 12 घंटा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिएगा तो बी को क्लिक करना पड़ेगा। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। देखिए ये सब सारे क्वेश्चन को आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखता हूँ क्वेश्चंस क्या है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के बीच का कोण 40 डिग्री है, अन्य दो कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे के कोण पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो देखिए कितने डिग्री पे करेंगे, सबसे पहले समद्विभाजक है तो हम लोग देखिए इस टाइप से बनाएंगे। ये मान लीजिए समद्विभाजक है। क्लियर है। ये साइड और ये साइड मान लीजिए बराबर है। क्लियर है। मान लीजिए इसका नाम ए है, A4 B4 ये सी मान लें। क्लियर है। अब लिख रहा के बीच का कोण 40 डिग्री, यानी ये दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे 40 डिग्री लिख रहा है। क्लियर है। अन्य दो कोणों समद्विभाजक करते एक पर, तो यानी देखिए वो हम लोग का समद्विभाजित कर रहा है, यहाँ पे करेंगे तो आप लोग का एंगल BOC का वैल्यू निकालना है, यानी BOC का निकालिएगा ना। ये रूल पढ़े होंगे, सबसे पहले 90 डिग्री कीजिएगा, आप लोग जो एंगल है उसका हाफ करें, यानी 40 का हाफ कर दिया तो 20 आएगा। तो 90 + 20 करेंगे तो 110 डिग्री आएगा। क्या आएगा 110। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, तो यानी 110 इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए x + 1/x का वैल्यू 2 है। जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है ना तो देखिए x का वैल्यू 1 पुट कीजिए, फिर x का वैल्यू 1 था तो क्या आ गया 2, यानी कि x का वैल्यू जहाँ जहाँ वहाँ पे आप लोग 1 पुट करेंगे। देखिए x पावर 4 यानी 1 ही आएगा, प्लस 4 है फिर x पावर 1 यानी 1 आ गया। क्लियर है। अगेन 1 लिख देंगे, फिर 4 बाय यहाँ 1 करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए ना। तो 4 1 5 आएगा, फिर 1 में 4 गया -3, तो -15 आएगा। क्या आ गया -15। तो फ्रेंड राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए, क्या बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? हाँ, सरकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और राज्य के विकास पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल ये मेरे अकॉर्डिंग तो सही है। नहीं, प्रतिबंध लगाने से सरकार को काफ़ी बड़ी मात्रा में राजस्व की हानि होगी और 100% प्रतिबंध लागू नहीं किया सकता। देखिए अगर अपने आप में टैट नहीं रहेगा तो फिर दुनिया का भी टैट नहीं होगा, इसलिए आप लोग को ऑप्शन ए केवल करना पड़ेगा, यानी तर्क 1 मजबूत होगा। संदीप
घड़ी पहनता है 6 PM पर उसकी घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर की दिशा की ओर शो करे तो घड़ी वाली सुई किस दिशा की ओर होगी। तो फ्रेंड देखिए 6 बजे, देखिए इसमें मिनट की सुई क्या उत्तर है, तो यहाँ पे घंटे की सुई कहाँ करेगा, तो आप लोग को पता दक्षिण की ओर करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। देखिए आशा की कुल मासिक आय कितनी है। आशा की कुल आय उसी के कार्यालय में काम करने वाली माला की आय से 100 रुपये ज़्यादा है। फिर इसको देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 तीनों पर्याप्त होगा, ये आप लोग को बनाना होगा। तो नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करके आगे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना। देखिए वेन आरेख एक कक्षा में 3 विषयों का अध्ययन करने वाले छात्र को दर्शाता है। फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले लेकिन जापानी ना पढ़ने वाले। यहाँ पे देखिए जापानी ना पढ़ने वाले के बारे में, फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले लेकिन जापानी नहीं पढ़ने वाले। तो देखिए फ्रेंच है या स्पेनिश है लेकिन जापानी नहीं पढ़ने वाले। तो इसमें अगर आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ना, तो आप लोग का 20 होगा। देखिए ये आप लोग इसको हटा दीजिए ना, तो केवल 20 बचा ना, तो राइट आंसर 20 करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। देखिए अगर हमको देखना चाहते हैं तो देखिए मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आ चुका आप ही लोगों का क्वेश्चन। देखिए कोई भी बिल्ली शेर नहीं है, तो मान लीजिए कोई बिल्ली है, ये कोई बिल्ली शेर नहीं है, तो शेर मान लीजिए लायन है। सभी लायन राजसी है, तो राजसी मान लीजिए, आप लोग राजसी मान लीजिए। सभी बस ये ना, तो यहाँ इसका कोई रिलेशन नहीं है। पहला लिख रहा सभी राजसी जीव शेर हैं, तो पहला देखिए तो कैंसिल हो गया। सेकेंड कुछ राजसी जीव शेर है, बिल्कुल है। थर्ड कोई भी राजसी जीव बिल्ली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन देखिए केवल और केवल 2 निष्कर्ष सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, रायका जनजाति जो थी वह राज से रायका, राज से राजस्थान, यानी राजस्थान में पाई जाती है। तो राइट आंसर करेंगे तो रायका के लिए राजस्थान होगा। क्या होगा फ्रेंड, राजस्थान होगा। तो हम लोग करेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। तो रायका जनजाति कहाँ पाई थी, राजस्थान में पाई जाती है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं जनजाति के बारे में। सबसे पहले बात करना चाहते हैं राजस्थान के बारे में। सबसे पहले राजस्थान के बारे में 5-6 लिखवा देता हूँ। यहाँ पे जनजाति सबसे पहले आप लोग जानते हैं भील पूरे भारत में 2011 के संविधान जनगणना के अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे अधिक पाई जाती है। सेकेंड यहाँ पे जो पाए थे बंजारा, क्या पाए थे बंजारा, तो बंजारा भी सबसे ज़्यादा पाई जाते हैं। क्लियर है। थर्ड की बात करना चाहते हैं कोली, क्या होता है कोली भी यहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। फिर यहाँ पाए थे सांसी, क्या होता है ये सांसी पाई जाती है। फिर मीना ममता बनर्जी को याद करें, मीना है वो। तो इस टाइप से आप लोग याद रखें, भील बंजारा कोली सांसी और मीना। वही बात करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल का। तो देखिए पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारे पाई जाती है। मैं कुछ को रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आप लोग के माइंड में कुछ बढ़ जाए। सबसे पहले लोधा को याद करिए, लोधा जो होता हुआ कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में होता है। क्लियर है। फिर बात करते हैं भूमिज झारखंड के बगल में आता है ना, इसलिए भूमिज भी आप लोग का पश्चिम बंगाल में होगा। संथाली भी आप लोग का पश्चिम बंगाल में ही रहता है। क्लियर है। इसके साथ साथ देखिए लिंबू भी पाए थे, क्या पाया था, लिंबू, ये सारी याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए बात करना चाहते हैं केरल का। तो केरल में तो सबसे फेमस होता है, केरल में सबसे पहले याद रखिए कारद, क्या होता है ये कारद जनजाति पाए जाते हैं। फिर वही मोपला आप लोग पता हो 1921 में विद्रोह हुआ था, तो मोपला जनजाति पाए जाते हैं। उराली तो और फेमस क्वेश्चन है, तो उराली भी आप लोग को पता होगा। इरुला, देखिए इरुला पाई जाती है। चेंचू पाई जाती है। क्लियर है। मणिपुरी, तो मणिपुर के लिए सबसे इंपॉर्टेंस आप लोग देखो कुकी जनजाति यहीं भी पाई जाती है। ठीक है। इसके साथ साथ देखिए मैतैया, देखिए आप लोग पढ़े होंगे मैतैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैतैया ये भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है। मैतैया या मैतई बोलते हैं, जो आप लोग देखे होंगे। आप मणिपुर में जो हुआ था, आप लोग देखे होंगे रेप कांड जो हुआ था, मैतई जनजाति वाला हुआ था ना। फिर यहीं पे नागा भी पाए जाते हैं, नागा जनजाति पाए जाते हैं। यहीं पे आगामी जनजाति भी पाए जाते हैं। तो बहुत सारे पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की मांग प्रशस्त कर दी थी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा विनियम अधिनियम। क्या लिखें, विनियम अधिनियम ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। हरित क्रांति ने मुख्य रूप से HIV बीजों के उपयोग के कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि की। यहाँ पे HYV क्या है, तो फ्रेंड HYV का फुल फॉर्म होता है हाई एल्डिंग वैरायटी होता है। क्या होता है, हाई एल्डिंग वैरायटी। तो ऑप्शन नंबर करेंगे तो सी को क्लिक करेंगे, हाई एल्डिंग वैरायटी होता है। क्लियर है। चलिए किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद को। क्या बोलते हैं, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्लियर है। वही दक्षिण भारत का अगर बोलते हैं ना मैनचेस्टर किसको होता है, तो कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत की बात करना चाहते हैं तो वह कोयम्बटूर होता है। क्लियर है। और भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अंकित मूल्य पर
छूट पर जारी किया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा जमा प्रमाण पत्र। क्या होता है? जमा प्रमाण पत्र। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन पठार किस तरह के भूभाग पे होती है? हमेशा याद रखिए, नर्मदा नदी पे जो होती है वह आप लोग का त्रिभुजाकार होता है। क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। इस चीज़ को आप लोग देखे भी होंगे। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन का पठार त्रिभुजाकार होते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोगों को पता होगा। और दक्कन के पठार के पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ियाँ होती है। क्लियर है? चलिए, और इसकी सबसे ऊंची चोटी होता है महाबलेश्वर की होती है, जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, महासागरीय अम्लीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, इसका जो मुख्य कारण होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा महासागरों द्वारा अवशोषण। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। डीप, क्या लिखा? डीप लर्निंग किसका एक उपक्षेत्र है? तो डीप लर्निंग की बात करना चाहते हैं ना, तो डीप लर्निंग जो होता है वो मशीन लर्निंग का एक उपक्षेत्र होता है, मशीन लर्निंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये आप लोग का बोर्ड मास का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करें? डिवाइड का कार्य करें। देखिए 9, यहाँ पे देखिए 9×81 तो यहाँ लिख देंगे, प्लस यहाँ पे करेंगे 1 आएगा माइनस, फिर यहाँ पे करें तो 9×81 आएगा, प्लस 9 आ गया। यहाँ पे टोटल सॉल्व कीजिए तो 1 आ जाएगा आंसर। देख लीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 81 हो चुका है, बस 20 क्वेश्चन और बचा है। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे का प्लानिंग क्या है। धातु की एक आयताकार शीट 60 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाले समान वर्गों के कोनों से काटा दिया जाता है। शेष को मोड़कर खुला आयताकार बक्सा बनाया जाता है। तो बक्से का आयतन ज्ञात करना। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड। देखिए यहाँ पे आप लोग को लिख रहा था ना, यहाँ पे दोनों ओर काटते थे 5-5 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो देखिए आयत है, तो आयत की लंबाई आप लोग को देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? बक्से की लंबाई निकालना था, इसका 60 दिया था। ठीक है, अब 5-5 सेंटीमीटर पे दोनों को काट देते हैं, यानी 2 को 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे 60 को 10 से घटाएंगे, कितना है? 50 सेंटीमीटर। अगेन आई रिपीट, 25 में भी क्या करेंगे? 2 गुना क्या करेंगे? 5 करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे टोटल आएगा 15। अब क्या करेंगे? 50 को 15 से गुना कर देंगे, और ऊंचाई कितना था? तो 5 ही था। तो यहाँ पे हम लोग आयतन निकालना था, 50 गुना 15 गुना 5 करेंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा 3750 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। 24 व्यक्ति 25 दिनों में 90 समान दीवारें बना सकती है। तो ऐसी दीवारों को बनाने के लिए 27 व्यक्तियों को, और सॉरी ऐसे 162 टिक रहा है, ऐसे 162 दीवारों को बनाने के लिए 27 और कितने दिन में लगेंगे? सबसे पहले यहाँ पे असली में देखिए 24 व्यक्ति था, कितना? 25 दिन में। यहाँ पे कितना लिख रहा है? 90 दीवार को करता है। तो वही आप लोग को लिख रहा है ऐसे 162 दीवारों को बनाने के लिए, यानी दीवारों की संख्या लिख रहा है 162 टिक रहा के लिए कितने और व्यक्ति? 27 व्यक्ति को, और यानी कितने दिन और लगेंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे? गुना x कर देंगे। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए ना, तो देखते हैं कैंसिलेशन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे 9 का टेबल में देखते हैं, 9 का टेबल में आप लोगों का 9 3 27 होता है। फिर यहाँ पे कीजिएगा ना, 27 का पहाड़े में तो लगता है 27, 7 चौक 28। यहाँ पे 27 का टेबल में शायद 162 आता है, 4 बार में आएगा। हाँ बिल्कुल, तो 27 का पहाड़ में टोटल 4 बार में आ गया। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल कीजिए, 7 चौक 28 नहीं, 27 7 चौक नहीं नहीं ना, यहाँ पे 7 चौक 28 नहीं आएगा, 27 का टेबल में नहीं आएगा। फिर भी 27 थी 81, 4 बार में तो आ जाएगा। नहीं, 27 दूनी 54, 54 नहीं, यहाँ पे 8 बार में करेंगे तो 8 दूनी 16, तो 8 दूनी नहीं, यहाँ पे भी इस टाइप से नहीं, 6 बार में 6 दूनी 12, 6 मान लो यहाँ 6 से गुना करते 7 6 42, हाँ तो 6 बार में आ रहा। अब 6 का पहाड़ में 90 कितना बना? 15 बार में। अब 15 का 15 आ रहा, अब 15 बार। ठीक है, 15 को हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, फिर 3 या 24, तो 8 5 40 आ गया। तो राइट आंसर करेंगे तो 40 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन 40 आ रहा। ओ ठीक है, तो 40 तो यहाँ पे 25 दिन था ना, तो 40 में मतलब 25 को घटा देंगे, कितना दिन बचेगा? 15 दिन बचेगा। ठीक है, 15 दिन बचेगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचे एक प्रक्षेप टावर से दुश्मन की तरफ को देखता है, यानी दुश्मन की ओर देखता है, जो कि 60 डिग्री के अवनमन कोण पर है। तो टावर के आधार से दूरी निकालना, कुछ नहीं करना। देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए एक समुद्र है ये, यहाँ पे आप लोग को 180 डिग्री के रूप में बताना। ठीक है, तो यहाँ पे अवनमन कोण कितना लिख रहा है? 60 डिग्री। यहाँ ये ले देंगे 180 मीटर ऊंचा है, तो ये करें यहाँ पे x मान लेंगे। क्लियर है? अब आप खुद बताइए यहाँ का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अल्टीमेटली अगर आप लोग कीजिएगा ना, तो ये आप लोग बताइए 60 डिग्री, तो इसका एकांतर कौन सा? ये 60 हुआ ना, तो 60 का वैल्यू 180 लिखा, इसका निकालेगा तो हम लोग tan 60 का वैल्यू लेंगे, तो यानी √3 का वैल्यू निकालेगा ना, तो 180/x कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालिए। देखिए x का वैल्यू निकाले, x √3 बराबर 180 होगा। उसी प्रकार हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो 180 गुना में तो क्या करेंगे? भागा में। अब यहाँ पे √3/√3 को कर देंगे, तो टोटल जो वैल्यू आएगा 60√3 मीटर आएगा। 60√3 मीटर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे।
इसमें आप लोग को देखिए रेशनल नंबर में बदलना है। सबसे पहले देखिए 37 है ना, तो 37 कर देंगे, क्लियर है। माइनस यहाँ पे 0 को माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे डबल संख्या पे, तो डबल संख्या पे 9 लिख देंगे, एक संख्या पे 0 कर देंगे। टोटल करेंगे तो 37 बाई क्या लिखेंगे, 99/0, तो 37/990। तो ऑप्शन करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 7 में से 5 बार सच बोलता है, बी 9 में से 8 बार सच बोलता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वे एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे के लिए खंडन करें। सबसे पहले देखिए ए 7 में से 5 बार सच बोलता है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालिएगा ना। देखिए इसके लिए आप लोग एडिशनल प्रोबेबिलिटी का यूज कीजिएगा। सिंपल वे में क्या करना पड़े, देखिए 5 में 7 बार करता है तो 5/7 कर देंगे, क्लियर है। अगेन ये जो करा इसमें देखिए ये तो कर दिए आप लोग। देखिए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू निकालेगा ना, तो 5/7 आएगा, क्लियर है। जस्ट लाइक सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का अगर निकालेंगे ना, तो 7 में से 5 को हटाएंगे 2/7 आएगा। जस्ट लाइक सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, तो 9 में से 8 बार सच बोलता है, 8 क्या होगा, 9 होगा। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी का निकालेंगे ना, तो 9 में से 8 को हटाएंगे तो 1/9 आएगा। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। देखिए आप लोग को मैं बताया था, आई थिंक अगर हमसे पढ़े होगे क्लास 12 तो पता, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको इससे गुनेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे सॉल्व करना पड़े 5/7 इंटू यहाँ पे 1/9 करेंगे, क्लियर है। प्लस कीजिएंगे तो 8 यहाँ पे 9 है, गुना 2/7 करेंगे। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग भी जो है 21/63 यानी 1/63 आएगा। तो आप 1/3 यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सबसे पहले क्या कहते हैं, 22 फरवरी, हम लोग यहाँ पे 22 फरवरी 2008 तक जाते हैं, देखते हैं कौन सा दिन होगा। यहाँ से देखिएगा तो टोटल 6 आ रहा, तो 6 साल आप लोग का नॉर्मल ईयर आ गया, तो नॉर्मल ईयर 6 हो गया। इसमें अगर देखिए तो लीप ईयर केवल और केवल 22, यहाँ 22 था ना, हाँ। तो लीप ईयर की भी संख्या देखिए तो केवल एक है, तो यानी कि इसमें एक दिन बढ़ा दें, यानी 7 दिन हो गया। अब 7 दिन को हम लोग 7 से डिवाइड करें, 0 यानी 0 से आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 22 फरवरी के बाद से दिन देखिएगा तो 7 दिन उधर हो गया, क्लियर, 2008 था ये। अब मार्च में 15 था, 15/7 कितना होता है, तो 15/7 आई थिंक रुके 15/7 22 होता है, क्या होता है 22 होता है ना। तो 15/7 22 यानी कि टोटल किया तो एक दिन आप लोग का शेषफल आएगा, तो शुक्रवार में एक दिन बढ़ा देंगे तो शनिवार होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग को सॉल्व करना है फ्रेंड्स। तो चलिए 88 को अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं क्या लिख रही है। तो यहाँ पे 17 लाना है, कैसे कीजिए, देखिए यहाँ पे दिमाग लगाइए ना, 4 2 3 7 को ऐड कीजिए। देखिए 4 2 6 हो गया, फिर 3 7 हो गया, 7 7 देखिए 4 2 6, 4 2 6 3 9, 9 7 कितना होता है 16, 16 में से एक को बढ़ा दिए। और भी देखते हैं दिमाग कुछ काम कर रखे नहीं, तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें तो हम लोग को बनाना पड़ता है। देख लेते हैं अगर सॉल्यूशन अगर हो गया तो ठीक है। तो देखता हूँ फ्रेंड, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट के इशू आ रहा है मेरे पास अभी, ठीक है। तो देखते हैं क्या लिख रहा है, इसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को भी बताऊंगा तो बताऊंगा। सबसे पहले 16 था, तो 16 इसको भी रहने देते हैं, देखते हैं। ये सब सारे एक अनुक्रम में बाएं से 8वें अक्षर के दाईं ओर और छठा अक्षर कौन होगा। देखिए इस टाइप्स का अगर क्वेश्चन आता है, आप लोग रीजनिंग करें ना, आप लोग को क्या बोल रहा है, एक अनुक्रम में बाएं से 18वां, यानी बाएं से 18वां कर देंगे और दाईं ओर से छठा। जब भी अब अल्फाबेटिकल अनुक्रम में बायां और दायां की बात करते हैं ना, तो दोनों अगर डायरेक्शन अपोजिट आएगा तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे। 18 से कितना होगा 24। अब जो शुरू वाला कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग, यानी बाएं से 24वां देखना होगा। तो अल्टीमेटली बाएं से 24वां देखिए तो एक्स ही होगा ना, तो एक्स होगा आंसर, क्या होगा एक्स होगा। अब वही बायां बायां या फिर दायां दायां रहता तो दोनों को घटा देते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, 18 से 24 होगा, तो 24वां स्थान आप लोग का एक्स हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड बस क्वेश्चन ओवर हो गया, देख लीजिए। ये सब सारे को क्वेश्चन को कहाँ चल गया, ये तो रिपीट हो गया। बस और कुछ है क्या, 92 को सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन करंट अफेयर को मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए 93, वर्तमान में अजय बंगा किस वैश्विक संगठन के अध्यक्ष है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, वर्तमान में अजय बंगा विश्व बैंक संगठन के अध्यक्ष है। तो राइट आंसर करें विश्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी को क्लिक करेंगे, क्लियर है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जून 2023 में भारतीय मूल के अजय बंगा, यानी भारतीय मूल के अजय बंगा को विश्व बैंक का 14वां नंबर का अध्यक्ष चुना गया, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और विश्व बैंक में भी कुल देशों की संख्या कुल है 189, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। इसका मुख्यालय जो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। चलिए वही बात करना चाहते हैं एडीबी का। तो एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, तो फ्रेंड इसमें कुल सदस्य की संख्या आई थिंक 69 हो चुका है। मैं यहाँ पे कंफ्यूजन हूँ, 2 नए देश का कौन सा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आके सारे को इंक्लूड कर दूंगा। इसका स्थापना हुआ था आई थिंक 8 अगस्त 1967 को हुआ था, और मुख्यालय फिलीपींस हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
फरवरी 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिए फरवरी 2025 तक रामसर स्थलों की जो संख्या कुल 89 हो गई। इससे पहले 85 था, लेकिन फरवरी में कितना हो गया, तो 4 और बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया, 89 हो गया। 89 हो गया। आप लोग को जो 4 इंक्रीज हुआ उसको मैं याद करवा देता हूँ, ताकि मे भी पॉसिबिलिटी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है। पहला जो बना तमिलनाडु के सक्कर कोटाई, देखिए इसको याद कर लीजिए। पहला जो बना है तमिलनाडु के सक्कर कोटाई, क्वेश्चन आ सकता है सक्कर कोटाई क्या है, तो एक पक्षी अभ्यारण्य जो कि कहाँ पे, तमिलनाडु में। लेकिन याद रखें इसी में यानी तमिलनाडु के ही बने यर्थगल, यानी यर्थगल बने पक्षी अभ्यारण्य बने हैं। थर्ड, सिक्किम के खेचो पर्ल, ये क्वेश्चन आ सकता है, सिक्किम के खेचो पर्लरी बने जो कि पहला हो गया। और झारखंड के उधवा, तो झारखंड के उधवा और सिक्किम के देखिए मैं सिक्किम वाला क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि पेपर में आप लोग को पूछेगा, तो खेचो, देखिए सिक्किम वाला क्वेश्चन हमें फिर लग रहा है आप लोग को आ सकता है, तो खेचो प्लरी, तो खेचो प्लरी जो वेटलैंड है ना वो सिक्किम का होता है, इसे भी ऐड किया गया और झारखंड के उधवा को भी ऐड किया गया। क्लियर, इस सब सारी चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला था? तो याद रखिए इसके लिए जो मिला था गुलमोहर को मिला था। किसको मिला था? गुलमोहर को। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं कंट्रोलर और यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स अभी जो वर्तमान समय है वह आप लोगों को पता भी होगा, आई थिंक संजय मूर्ति बने। कौन है? संजय मूर्ति। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। याद रखिएगा संजय मूर्ति को नवंबर 2024 में भारत के नए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। क्लियर है। इससे पहले भारत के कौन थे? तो इससे पहले कैग के अध्यक्ष थे गिरीश चंद्र मुर्मू थे। कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। इस चीज़ को भी आप लोगों को पता होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा स्टील 17 इंडियन टूर्नामेंट 2025 में विलिप्त खिताब किसने जीता था? तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो मार्गस कार्लसन है, मैक्सिमम यही जीतते हैं, तो मार्गस कार्लसन है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो फ्रेंड सार्क का स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसमें कुल 8 सदस्य। इसके लिए याद कर लीजिए MBBS पीना, याद कर लीजिए ना MBBS, आप लोग अभी बोलिए ना आप लोग MBBS पीना। आई थिंक आप लोग को देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, सब समझ में आ जाएगा। M4 होता है मालदीव, B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और अफगानिस्तान है। तो इसमें अगर देखिएगा ना तो चीन आप लोग का नहीं था, म्यांमार भी नहीं था, मॉरिशस भी नहीं था, तो लास्टली आप लोग का अफगानिस्तान था। याद रखिए अफगानिस्तान को 2007 में सार्क में जोड़ा गया। क्लियर है। याद रखिए। क्लियर है। 2007 में। और इसका सचिवालय कहाँ पे? नेपाल के काठमांडू में। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य द्वारा गर्म होने वाली पहाड़ों पर भी बर्फ कभी एक साथ नहीं पिघलते, क्योंकि? तो क्योंकि इसमें हीमन की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन, मैक्रोफ्लूडिक्स किसका अध्ययन और अनुप्रयोग है? तो फ्रेंड याद रखिए बहुत कम मात्रा में तरल पदार्थों के व्यवहार नियंत्रण के हेरफेर का। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। चलिए ये रहा फ्रेंड्स आप लोग का 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कहीं आंसर में डॉट होगा तो देख सकते हैं आप लोग, और हमको देखना चाहते हैं तो देखिए मैं कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। और फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो आप लोगों के बीच में और भी क्वेश्चन को मैं डील करवा दूंगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और मेरा वीडियो में आप लोग देख लीजिए। काफ़ी आप लोग को फ्रूटफुल होगा। मैं जो पहले जो वीडियो डाला हूँ यानी NTPC के, अगर आप लोग NTPC के ग्रुप में प्लेलिस्ट में जाते हैं ना तो उसमें सारे क्वेश्चन को मैं डन कर दिया हूँ। आप लोग क्या कीजिए 2 क्रॉस के या 1.5 क्रॉस कर देख लीजिए। इसमें क्या है कि आप लोग का मैथ, रीजनिंग, फिर आप लोग का करंट अफेयर, जीके जी सारे को मैं बताया हूँ, इसलिए आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। और मैं जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया था सारे को भी मैं इंक्लूड किया हूँ। क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। बाय। सागर कुमार।